नमस्ते क्लास 10th के विद्यार्थियों, आशा करते हैं काफ़ी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले पेज नंबर 11 तक पढ़ चुके हैं, आज इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से पढ़ेंगे। जर्मनी मध्यकालीन, देखिए जर्मनी मध्यकाल लगभग 1800 ईस्वी में जालमा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय से सुदृढ़ अवस्था में रहा, परंतु आधुनिक युग के आते आते जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था, जिसमें लगभग 300, देखिए जर्मनी में कितना 300 छोटे बड़े राज्य था, यानी थे लिखा यहाँ। उनमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक क्या था, इसमें राजनीतिक तथा धार्मिक विषमता यानी मतभेद था, मौजूदी थी। और उत्तर जर्मनी राज्य में यहाँ प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों की संख्या ज़्यादा थी। वहाँ पर्सा सबसे शक्तिशाली राज्य था एवं अपना प्रभाव बनाते हुए दूसरे तरफ दक्षिण जर्मनी के कैथोलियन पर क्या था, दक्षिण जर्मनी के कैथोलियन पर बहुमत क्या है, बहुदल राज्यों के प्रतिनिधि सभा डायल जिंदा थी। यहाँ सभी मिलते थे, परंतु उनमें जर्मनी राष्ट्रवाद की भावनाएं का अभाव था तथा जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था। प्रस्तुत जर्मनी एकीकरण की भूपृष्ठीय निर्माण के श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया। देखिए क्या था, भूपृष्ठ भूमि निर्माण का श्रेय किसे दिया, नेपोलियन बोनापार्ट को दिया था, क्योंकि उसने 1806 ईस्वी, अब पहले यहाँ आने दीजिए, देखिए पहले कब 1800, यहाँ देखिए 1806 ईस्वी लिखा है। 1806 ईस्वी में जर्मनी पर्सा को जीतकर राई संघ का निर्माण किया था और यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। इस दौरान जर्मनी में बुद्धिजीवी, किसान तथा कलाकारों जैसे हिगेल, कांट, हेम्बल्स, अंटेजेबल, जैकब ग्रीन आदि ने जर्मनी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया और हिगल ने ऐतिहासिक दृक्वाद की व्याख्या करते हुए जर्मनी राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई। पर्सा का चांसलर बिस्मार्क, देखिए पर्सा का चांसलर कौन था, बिस्मार्क था। पर्सा का चांसलर बिस्मार्क हिगेल के विचारों से काफी बिस्मार्क पूछा जाएगा, बिस्मार्क किसके विचारों से काफी प्रभावित था, तो हिगेल, क्या कहिएगा, हिगेल के विचारों से काफी प्रभावित था। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। काफी प्रभावित था। अब देखिए अटल ने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति, जागरूकता की। हनवर्ग तथा नपोलिस ने जर्मनी के गौरववश अतीत को सामने रखा। चित्रकार ने जर्मनी संस्कृति को उजागर कर दिया। तो जर्मनी संस्कृति क्या किया, उजागर किया, और उन्होंने नायिकाओं की जीवन चरित्र द्वारा भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इस प्रकार अब जर्मनी भी साम्यवादी व्यवस्था से पूरी तरह निकल कर आधुनिक युग में प्रवेश करने
करने को तैयार हुआ। जर्मनी में राष्ट्रवाद के आंदोलन में शिक्षण संस्था एवं विद्यार्थियों का भी योगदान था। शिक्षक एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से ब्रुसेनसेफ्ट नामक सभा का स्थापित किया। पूछा जाएगा ब्रुसेनसेफ्ट नामक सभा का स्थापना किसने किया था? शिक्षक और विद्यार्थी किया था, स्थापना किया। वाइभर राज्य का येना विश्वविद्यालय, देखिए वाइभर राज्य का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। पूछा जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र कौन था? येना विश्वविद्यालय। येना विश्वविद्यालय क्या था? राष्ट्रीय जो है येना विश्वविद्यालय यही राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था, येना विश्वविद्यालय। और देखिए यदि मेटरनिख ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून कालसवादी के आदेश, अब चलिए इससे आगे पढ़ेंगे आदेश को जारी किया, परंतु फिर भी जर्मनी के राष्ट्रीयता की प्रबलता धारा प्रभावित हो रही थी, जिससे एकीकरण के काम को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की। इसी परिप्रेक्ष्य में एकीकरण की आर्थिक परिस्थिति भी निर्मित हो रही थी। आज के 1834 ईस्वी 1834 में जर्मनी व्यापारी आर्थिक व्यापारियों समानता के लिए पर्सा के नेतृत्व में जालबेरिक नामक संस्था का स्थापना। पूछा जाएगा जालबेरिक एक संस्था था, तो जालबेरिक एक संस्था किसका था? व्यापारियों का संस्था। ये जो जालबेरी थे किसका था? व्यापारियों का था, समझ गए। पूछा जाएगा ऑप्शन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ये खूब पूछा जाता है। ये क्या है? मोस्ट VVI है। जालबेरिक एक संस्था था, व्यापारिक संस्था था, समझिए। चलिए अब इससे आगे पढ़ेंगे। आर्थिक संघ बनाया, जिसके विषय में कहा जाता है कि उस संघ ने जर्मनी अदालतों को कुचल कर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। इसके बावजूद जर्मन राष्ट्रवाद तभी संगठित नहीं था। अब देखिए ये 22 है, यानी 12 है। चलिए अब यहाँ से पढ़ते हैं। हो पाए थे फ्रांस की 1830 की क्रांति। देखिए फ्रांस में जो 1830 की क्रांति क्या होता? फ्रांस का 1830 की क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवादी भावना को कुछ हवा जरूर ली। सेक्सोनी, हनोवर आदि राज्यों में लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे, परंतु पर्सा ऑस्ट्रेलिया मिलकर इसे कुचल डाला। देखिए पर्सा ऑस्ट्रेलिया क्या कुचल डाला। यहाँ पढ़ते 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवादों को एक बार फिर भड़का दिया। दूसरे तरफ इस क्रांति में मेटरनिख युग का अंत किया। देखिए मेटरनिख युग का क्या ये क्रांति 1848 के क्रांति ने ही मेटरनिख युग का अंत किया था, समझ गए। अंत कर दिया। इसी समय जर्मन राष्ट्रवादियों ने वार्न मार्च यानी मार्च 1848 को पुरांतर संसद की सभा में फ्रैंकफर्ट की संधि बुलाई, जहां निर्णय लिया गया कि पर्सा के शासक फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्रवाद के नेतृत्व करेगा और उसी के अधीन समस्त जर्मन राज्य को एकीकृत किया जाएगा। साथ ही लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र के शासन सिद्धांत को अपनाया जाएगा। परंतु फ्रेडरिक जो एक निरंकुश एवं रूढ़िवादी विचार का शासक था ने उस व्यवस्था को मानने से इनकार किया। इस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रेलिया में संघर्ष से बचाना चाहता था। जर्मनी के कुछ अन्य दक्षिणी राज्य से एकीकरण इस प्रस्ताव के विरोध में थी कि इस विद्रोह से एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा ही। जर्मन राज्य में विद्रोह आदि से आगे पढ़े।
की स्थिति पैदा होने लगी जिसे ऑस्ट्रेलिया पर्सा ने मिलकर दबा दिया। चलिए अब यहाँ से पढ़ते हैं। पर्सा अब एक समझा चुका था कि जर्मनी के एकीकरण उसी के नेतृत्व में हो सकता है, इसीलिए उसने सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी बीच फ्रेडरिक मैक्स मुलर देहांत हो गया और उसका भाई विलियम पर्सा का शासक बना। विलियम राष्ट्रवाद विचारों का पोषक था। उसने सुधार के फलस्वरूप जर्मनी में औद्योगिकरण क्रांति की हवा तेज हो गई। साथ ही आधारभूत संरचना में भी काफी सुधार हुई, जिससे जर्मन राष्ट्रवाद को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास तेज से विलियम एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीति बिस्मार्क को अपनाया गया। देखिए ये है बिस्मार्क के बारे में पूरा चर्चा है। चलिए अब पहले इस महान के बारे में पढ़ेंगे। तो अब चलिए अब पढ़ते हैं बिस्मार्क के बारे में। इसका कलर चेंज कर देते हैं। देखिए बिस्मार्क जो जर्मन डाइट में पर्सा का प्रतिनिधि, बिस्मार्क किसका प्रतिनिधि था? पर्सा का प्रतिनिधि हुआ करता था। प्रारंभ में ही हिगेल के विचारों से, देखिए बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था? हिगेल जो था उसके विचारों से बिस्मार्क प्रभावित था और जर्मन सांसद डायल में अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय देता आ रहा था। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया। यह उसकी कूटनीति सफलता ही थी कि चाहे वे उदारवादी राष्ट्रवादी हो या कट्टरवादी राष्ट्रवादी सभी उसे अपने विचार का समर्थक समझते थे और बिस्मार्क जर्मनी एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति, अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए बिस्मार्क के बारे में इसमें खाली पढ़ने के लिए यही है बिस्मार्क। देखिए ये जो पिक्चर है किसका पिक्चर? ये बिस्मार्क है। देखिए बिस्मार्क क्या है? बिस्मार्क का पिक्चर है, यही है बिस्मार्क। चलिए आप पढ़ते हैं इसके बारे में। के महत्व को समझा था। अतः इसके लिए बिस्मार्क क्या है? रक्त और लोह की नीति। ये जो है ना रक्त और लोह, ये खूब पूछा जाता है। जो किसने रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया था? तो ये बिस्मार्क किया था। किसने किया था? बिस्मार्क। रक्त और, याद रखिएगा, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने अवलंबन किया था। इसका तात्पर्य था कि सैन्य उपाय ही जर्मनी का एकीकरण का संभव था। यानी सैन्य से ही जर्मनी का एकीकरण हो सकता है। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। कालांतर में उसने 1830 के ऑस्ट्रेलिया पर्सा संधि का विरोध करना शुरू किया, जिसमें पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था। इस कारण अब पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी एकीकरण की प्रभाव जोर पकड़ने लगी। चलिए इससे आगे बढ़ते। बिस्मार्क ने अपनी नीति से प्रयास में सुदृढ़ीकरण किया और इस कारण पर्सा ऑस्ट्रेलिया से किसी की मायने में कम नहीं रहा। तब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में स्लेवेसिंग और हॉस्टेलियन राज्य के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि उन पर डेनमार्क का नियंत्रण था। जीत के बाद सेल्विग पर्सा के अधीन हो गया था और
ऑस्ट्रेलिया क्या होलस्टील ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त हुआ। चूंकि इन दोनों देशों में जर्मनी की संख्या अधिक थी, अतः पर्सा ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को पकड़कर विरोध फैला दिया, जिससे कुचलने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सेना को पर्सा के क्षेत्र को पार करते हुए जाना था और पर्सा ने ऑस्ट्रेलिया से यद्यपि बिस्मार्क की नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया के युद्ध करना आवश्यक था, परंतु वह ऑस्ट्रेलिया को आक्रामक साबित करना चाहता था, अतः पूर्व ही उसने फ्रांस से समझौता कर लिया। ऑस्ट्रेलिया पर्सा युद्ध में फ्रांस डटे रहे और इसके लिए उसने फ्रांस को कुछ क्षेत्र भी देने का वादा किया। बिस्मार्क ने इटली का शासक विक्टर इमोनियन याद रखिएगा संधि कर लिया, जिसके अनुसार ऑस्ट्रेलिया पर्सा युद्ध में इटली ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रों पर आक्रमण कर देना। अतः अपने अपमान से क्षुब्ध ऑस्ट्रेलिया ने 1866 ईस्वी में पर्सा के खिलाफ पूछा जाएगा सेडवा का युद्ध कब घोषित हुआ था? 1866। कब? 1866 में हुआ था, घोषित कर दी गई थी और ऑस्ट्रेलिया दोनों तरफ से युद्ध में फंस गया था। क्या ऑस्ट्रेलिया दोनों तरफ से युद्ध में फंस गया था। और देखिए इसका फायदा कौन, वह बुरी तरह पराजित हुआ। ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह पराजित हुआ और इस तरह ऑस्ट्रेलिया का जर्मनी क्षेत्र में से प्रभाव समाप्त हो गया और इस तरह जर्मनी एकीकरण 2/3 कार्य पूरा हो गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पेज नंबर 14। और यहाँ से पढ़ेंगे शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था। देखिए शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए किसके साथ युद्ध करना आवश्यक था? फ्रांस के साथ, क्योंकि जर्मनी के दक्षिणी रियासत के मामले में फ्रांस हस्तक्षेप कर सकता था। इसी समय स्पेन की राजगद्दी का मामला उभर गया, जिस पर पर्सा के राजकुमार की स्वाभाविकता दावेदारी थी, परंतु फ्रांस ने इस दावेदारी का खुलकर विरोध किया और पर्सा के इस संघर्ष में एक लिखित वादा मांगा। बिस्मार्क ने इस बात को तोड़ मरोड़ कर प्रेस में जारी कर दिया। फलस्वरूप जर्मनी राष्ट्रवाद ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। इससे चढ़कर 19 जून 1817 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने पर्सा के खिलाफ युद्ध को घोषित कर दिया और सेडान की लड़ाई में फ्रांस की जबरदस्त हार हुई। सेडान की लड़ाई में किसकी हार हुई? फ्रांस की। तो इस समय 1871 फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दोनों राष्ट्र के बीच शांति स्थापित हुआ। क्या हुआ? शांति स्थापित हो गया था। शांति स्थापित हुआ। इस प्रकार सेडान का युद्ध ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरे महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ। ये खाली स्थान पूछता है। अंतर्गत जर्मनी 1871 तक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप राजनीतिक मानचित्र में स्थापित यानी स्थान पाया। और यहाँ से पढ़ेंगे इस प्रकार राष्ट्रवाद ने दो सिर्फ बड़े राज्य के उदय को ही सुनिश्चित किया, बल्कि अन्य यूरोपीय राष्ट्र से भी इसके कारण में राजनीतिक उथल पुथल शुरू हुई और प्रस्तुत इसके मूल में राष्ट्रीयता की भावना में लोकतांत्रिक विचार का उदय हुआ था। हंगरी, बोहेमिया तथा यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। इसी के प्रभाव से ओटोमन के साम्राज्य का पतन हुआ। कहानी का अंतिम रूप दिया गया।
बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रभाव ने अस्लाम जाति को संगठित कर वनियों को जन्म दिया। चलिए यूनान में राष्ट्रवाद का उदय। यूनान में देखिए राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। चलिए आप पढ़ते हैं। इसी संदर्भ में यूनान राष्ट्रवाद आंदोलन को देखा जा सकता है। यूनान का अपना गौरवमयी अतीत रहा, जिसके कारण उसे तत्पश्चात मुख्य स्रोत माना जाता है। यूनान सभ्यता की साहित्य, प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चित्रकला, विज्ञान आदि क्षेत्रों की उपलब्धता यूनान के लिए प्रेरणा स्रोत था। पुनर्जागरण के कारण इनमें प्रेरणा के लिए तत्पश्चात अपनी तख्त शुरू की, परंतु इसके बावजूद भी यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। और ये जो कॉलम है इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, कॉलम वाला। चलिए पढ़ते हैं। ईसाई जगत ग्रीक ऑर्थोडॉक्स तथा रोम कैथोलिक चर्च में विभक्त था। रूस, यूनान तथा जर्मनी लोग के ग्रीक कैथोलिक चर्च के मानने वाले थे। तो चलिए अब ये पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति से यूनान में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी, क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान एक थी। फलतः तुर्की शासन से स्वयं हो गए और स्वयं को लगने लगी आंदोलन चलाने को लगे। और इसके लिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने हितोरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर। हितोरिया फिलाइक नामक का स्थापना कहाँ क्या था? ओडेसा नामक स्थान पर किया था। इस उद्देश्य से तुर्की शासक को यूनान से निष्क्रियता कर उसे स्वतंत्र बनाया था। क्रांति के नेतृत्व के लिए यूनान शक्तिशाली मध्य वर्ग का भी उदय हुआ। यूनान सारे यूरोप वासियों की प्रेक्षण एवं समानता पर्याप्त थी, जिसकी स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप के नागरिक को अपनी सरकार की तथ्य बावजूद भी उद्यपी इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन, देखिए महान कवि कौन है? लॉर्ड बायरन की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गए। यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ने लगी और इधर उधर रूस की अपनी समाजवादी महत्वाकांक्षाओं तथा धार्मिक एकता के कारण यूनान की स्वतंत्रता में पक्षधर था। इसको यहाँ से करते हैं। यूनान, अब देखिए यूनान विस्फोट की स्थिति अब तक बन गई जब तक तुर्की शासन यूनानी संलग्न लोगों को बुरी तरह कुचलना शुरू किया। 1821 देखिए 1821 ईस्वी में 1821 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया चिपसिलांटी ने के नेतृत्व में यूनान विद्रोह शुरू हो गया था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। कौन होता है? रूस का सम्राट। जार यानी रूस का सम्राट। अलेक्जेंड्रिया, देखिए रूस का सम्राट कौन था? अलेक्जेंड्रिया था। रूस का सम्राट अलेक्जेंड्रिया व्यक्तित्व रूप से यूनानी राष्ट्रीयता के पक्षधर में था, परंतु ऑस्ट्रिया के प्रक्रियावादी शासन मेटरनिख के दबाव के कारण खुलकर सामने नहीं आ पा रहा था। जब नया जार निकोलस आया तो उसने खुलकर यूनानी
का समर्थन किया और अप्रैल 1826 ईस्वी में ग्रेट बिल और रूस में एक समझौता हुआ कि वे तुर्की यूनान विवाद में मध्य स्थान करेंगे। फ्रांस का राजा चार्ल्स 10 भी यूनान स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थक में संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। अब यहाँ से पढ़ेंगे। अब देखिए, तीनों देशों की संयुक्त सेना नावारियों की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्रित हुई। तुर्की के समर्थक में सिर्फ मिस्र की सेना ही आई। युद्ध में मिस्र और तुर्की की सेना बुरी तरह पराजित हुई और अतः 1829 ईस्वी में इंडियानापोल की संधि पूछा देगा। इंडियानापोल की संधि कब हुई थी? इंडियानापोल की संधि कब हुई थी? 1829 ईस्वी में हुई थी इंडियानापोल की संधि। 1829 ईस्वी में इंडियानापोल की संधि हुई थी। संधि हुई जिसके तहत तुर्की की नाम मात्र की प्रभुता यूनान को स्वतंत्रता देने के बाद तय हुई, परंतु यूनान राष्ट्रवादी के संधि के बाद भी सामने से इनकार कर दिया। इधर उधर इंग्लैंड तथा पर्सा में यूनान के रूस के प्रभाव में अपेक्षा से इसे स्वतंत्रता देश बनाने का बेहतर माना गया। फलता 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। वेनेसिया के शासक ओटो, देखिए पूछा देगा वेनेसिया को शासक कौन था? वेनेसिया का शासक था ओटो। कौन था? ओटो को स्वतंत्रता यूनान का राजा घोषित किया गया। इस तरह यूनान पर से इस रूस का भी प्रभाव हट गया। अब देखिए हंगरी के बारे में। हंगरी, देखिए राष्ट्रवाद के प्रभाव पर रूस हंगरी में भी नजर आता है। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का प्रभुता प्रयुक्त था। 1848 की क्रांति के प्रभाव से यहाँ भी राष्ट्रीयता आंदोलन की शुरुआत हुई, जहाँ और देखिए यहाँ पढ़ेंगे। देखिए जहाँ आंदोलन कोसुत और क्रांति डिक नामक क्रांतिकार के द्वारा किया जा रहा था। कोसुद लोकतांत्रिक विचारों के समर्थक और उससे वर्गहीन समाज का ही अपने विचार में जनता के पहुंचाव शुरू किया, जिस पर प्रतिबंध लगाया गया। फ्रांस ने लुई फिलिप के पतन का हंगरी के राष्ट्रवाद आंदोलन पर विशेष प्रभाव कोसुत के ऑस्ट्रिया के अस्तित्व पर विचार करना शुरू किया तथा व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। इसका प्रभाव हंगरी तथा ऑस्ट्रिया दोनों देशों की जनता पर पड़ा, जिसके कारण यहाँ राष्ट्रीयता के पक्ष में आंदोलन शुरू हुआ। अतः 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया सरकार के हंगरी ने कई बातों को मान लिया, जिसके अनुसार स्वतंत्रता मंत्रिपरिषद की मांग स्वीकार कर दी गई। इसके केवल हंगरी में सदस्यता की सम्मान। अब देखिए इससे आगे पढ़ेंगे। सदस्यता ही सम्मान के लिए प्रेम के वास्तव से
तथा राष्ट्रवादी की सुरक्षा में सेना के स्थान पर की गई सामान्यता प्रभाव समानता से प्रतिनिधि सभा डायल की बैठक प्रतिवर्ष राजधानी बुडापेस्ट। देखिए हंगरी की राजधानी कहाँ था? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट था। बुलाने की बात स्वीकार कर दी गई। इस प्रकार इन आंदोलन ने हंगरी के राष्ट्रवाद असीमिताओं का प्रदान किया। ये खूब पूछा जाता है हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो चलिए अब यहाँ बोहेमिया या पोलैंड के बारे में आप पढ़ेंगे। पोलैंड पर यहाँ देखते हैं और कितना है, 17, 18, यानी यहाँ 18 यहाँ तक पढ़ ही लेते हैं। पोलैंड तो आज इसको खत्म ही हो जाएगा। पोलैंड में भी राष्ट्रवाद का भावना के कारण रूसी सरकार के विरुद्ध शुरू हो गया। 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव यहाँ के उदारवादी का भी व्यापक रूप से पड़ा था, परंतु इन्हें इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी। अतः इस समय रूस में पोलैंड विद्रोह को कुचल दिया गया था। चलिए अब बोहेमियम कैसे हुआ? बोहेमिया जो ऑस्ट्रेलिया के शासक के अंतर्गत था में भी हंगरी के घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा। बोहेमिया में बहुसंख्यक चेक जाति, देखिए बहुसंख्या में किस जाति था? चेक जाति की स्वायत्त शासन की मांग को स्वीकार कर दिया गया था, परंतु आंदोलन के हिंसात्मक रूप से धारण कर लिया गया, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया द्वारा क्रांतिकारी ताकत को तबाह कर दिया गया। बोहेमिया में होने वाली क्रांतिकारी आंदोलन का उपलब्धियां स्थानीय ना रह सकी और किसका परिणाम क्या हुआ? यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास फ्रांसीसी क्रांति के गर्भ में स्थापना हुआ, जो मूर्त रूप से यूरोपीय राज्य के एकीकरण के रूप में सामने आए। फलस्वरूप कई बड़े एवं कई छोटे राज्य का उदय हुआ। राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का नकारात्मक पक्ष 19वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध सांकीर्णिक राष्ट्रवाद के रूप में उभर कर सामने आया। प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के एक उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया। इसके लिए वे किसी हद तक जाने के लिए तैयार रहने लगा। इसके परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र में छोटे राज्य के जातीय समूह में भी यह भावना जोर पकड़ने लगी और दूसरे तरफ बड़े यूरोपीय राज्य तथा जर्मनी, इटली, फ्रांस जैसे देशों में राष्ट्रवाद की भावना इतनी बढ़ गई कि उनमें राष्ट्रवादी प्रकृति का प्रभुता लगा। और हालांकि इन राष्ट्रवादी प्रवृत्ति के लिए होने वाली औद्योगिक क्रांति ने जिम्मेवार थी, जितने भी अन्य कारण थे, प्राकृतिक सर्वप्रथम एशिया अफ्रीका देशों को अपनाने लगे। अपनाया निशान बनाया। जहां यूरोपीय देशों में उपनिवेशी के शोषण कर औद्योगिक क्रांति की धारिता इस साम्राज्यवादी प्रकृति के कारण ही ओटोमन साम्राज्य ध्वज और पूरा बाल्टिक के क्षेत्र में अखाड़ा बन गया था। राष्ट्रवाद में यूरोप में राष्ट्रवाद से इस दुर्घटना में यूरोपीय नहीं विरुद्ध विश्व को जागरूकता बनाया, जिसके कारण अफ्रीका एवं एशिया में उपनिवेश के विरुद्ध सत्ता के खिलाफ युद्ध के लिए
राष्ट्रीयता की लहर उपजने लगी। इसी परिवेश में भारत में भी यूरोपीय राष्ट्रवाद के संदेश शुरू हो चुके थे और मैसूर का शासक पूछा जाएगा, मैसूर का शासक कौन था? मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान था। और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से फलस्वरूप प्रभावित हुए और इसी प्रभाव से उसने जैकोबिन कोलंबस की स्थापना करवाई और स्वयं उसका उद्देश्य बन गया कि यह भी कहा कि उसने सिंगरपल्ट में भी स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष भी लगवाया था। दूसरे तरफ 19वीं शताब्दी के चलने वाले साम्राज्य धार्मिक सुधार आंदोलन के नेतृत्व में भी भारत में राष्ट्रीय चेतना के जागरूक शुरू हुआ और इसके उदाहरण राजा राम मोहन राय ने स्वयं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में काफी रुचि देते थे। उन्होंने जनतंत्र राष्ट्रवाद संबंधित अपने विचारों के कारण ही 1831 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति के विघटन पर काफी दुख प्रकट किया। इस 1823 की स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता में उत्सव भोजन कालांतर में भारत 1857 की क्रांति से राष्ट्रीयता तत्व पर नजर आने लगे। इस प्रकार यूरोप में जन्म राष्ट्रीयता की भावना पनपते हुए देख अतः पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में बदलाव आया और साथ साथ कई उपनिवेश में स्वतंत्रता भी हुई। आप देखिए यहाँ तक पढ़ चुके हैं, पेज नंबर 18 तक। तो इसका ऑब्जेक्टिव इसमें इटली और जर्मनी वर्तमान किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? वो आता है यूरोप, गोवा जाएगा। उसके बाद देखिए 2 में फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। सब टिक मार दीजिएगा बुक में, बुर्बो वंश। चलिए अब आगे 3 नंबर में बढ़ते हैं। 3 नंबर में है मेर्निन का संबंध किस संगठन से? मेर्निन का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। कार्बोनरी संगठन। उसके बाद देखिए इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। उसके बाद देखिए 5 में कॉन्ट काबूर को विक्टोरिया ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो कॉन्ट काबूर को प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था विक्टोरिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 6 देखिए गैरिबाल्डी पैसेज क्या था? गैरिबाल्डी पैसेज से नाभिक था। क्या था? नाभिक। उसके बाद देखिए जर्मन राज का निर्माण किसने किया था? जर्मन राज का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए आगे जालबेरी की एक संस्था थी, ये बताए थे। जालबेरी की एक संस्था व्यापारिक है। उसके बाद देखिए रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? इसका तो सबको याद होगा, बिस्मार्क ने किया था। और ये तो सबको पता ही होगा। आप देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। उसके बाद यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान में प्रेरणा स्रोत था? तो इसका हो जाएगा यूनान का था। उसके बाद देखिए 1829 की एंडियानापोलिस की संधि किस देश के बीच हुआ था? तुर्की के बीच हुआ था। सॉरी, इसका खाली स्थान भर लीजिएगा, ठीक है। ओके तो बाय बच्चों।